प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तैयारी। दोपहर 12 बजे निर्वाचन कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। 11 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा, 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा में चुनाव होंगे। 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर लोकसभा में चुनाव होंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव सिंह रायपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, आज निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्या कुछ जानकारी छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की ओर से आज दी जानी है? देश भर में आचार संहिता लग चुकी थी। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ में भी निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर किस तरह से तैयारियां हैं, अब बूथ कितने होंगे चुनाव में, किस तरह से सभी जगह व्यवस्था बनाई जाएगी, इसे लेकर जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जा रहा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में पता है कि 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। 11 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। जो पहले चरण का चुनाव है वो 19 अप्रैल को होगा, जो बस्तर विधानसभा में होगा। वैसे ही 26 अप्रैल को बाकी 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे और 7 मई को बाकी 7 बचे हुए लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसे लेकर किस तरह से तैयारियां चुनाव आयोग करेगी, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी रहेगी, किस तरह से वोटरों के लिए आसानी से वोट डालना हो, ये सभी सुविधाओं को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और चुनाव आयोग इसकी तमाम जानकारी आज प्रेस वार्ता के जरिए हमें देगी। जी गौरव, पिछली बार की अगर बात की जाए तो 2 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए गए थे, इस बार 3 चरणों में होना है, कोई मुख्य कारण? देखिए, पिछली बार भी 2 चरणों में जो चुनाव हुए थे, इस बार 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए कि अगर 11 लोकसभा सीटों के लिए 1 चरण में चुनाव होते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन 3 चरणों में यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो इलाके हैं यहाँ, बस्तर इलाके हैं, यहाँ माओवादी के चलते 3 चरणों में यहाँ चुनाव करवाए जा रहे हैं। जी चलिए गौरव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जबलपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। जिला निर्वाचन कार्यालय जबलपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां, जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी हुई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिला निर्वाचन कार्यालय ने जानकारी दी है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 20 मार्च है। 27 मार्च और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, किस तरह से अब चुनावी तारीखों की ऐलान होने के बाद तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसी को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों के जो होर्डिंग्स चौक चौराहे पर लगाए गए थे उन होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही फ्लैग मार्च पुलिस प्रशासन की तरफ से भी निकाला जा रहा है। आचार संहिता लागू होने के बाद जो सरकारी काम है, जो घोषणाएं हैं वो सरकार की तरफ से बंद हो जाती हैं, लेकिन आम जनता से जुड़े कार्य होते रहते हैं और इसी के चलते अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन भी फ्लैग मार्च करके तैयारी देखता हुआ नजर आ रहा है और वहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा जो बूथ केंद्र बनाए जाएंगे, मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, उनका निरीक्षण किया जाएगा। मतदान केंद्र में क्या स्थिति है, क्योंकि मतदान केंद्रों में लगातार जो है बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, गर्मी का मौसम रहेगा, इसके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। तो मतदान केंद्र को लेकर भी जो है यहाँ पर निर्वाचन आयोग के अधिकारी विशेष तौर पर निरीक्षण करेंगे। वहीं जो संवेदनशील बूथ रहेंगे वहाँ पे सुरक्षा बल अधिक बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे तमाम विषयों को लेकर बैठक निर्वाचन आयोग जल्द ही करता हुआ नजर आएगा और फ्लैग मार्च के जरिए हर एक बूथ केंद्र का निरीक्षण भी करेगा। जी बिल्कुल कुलभूषण, लोकसभा की चुनावी तारीखों का
ऐलान होने के बाद से ही आचार संहिता भी लग गई है और आचार संहिता लगते ही अब पोस्टर बैनर्स हटाए जाने का काम भी शुरू हो गया है। 30 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। जबलपुर में भी लोकसभा चुनावों की तारीख तैयारियां अब तेज कर दी गई है। कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। मतदाता हैं। इसमें सहायक मतदान केंद्र बनाने के प्रस्ताव हमने बुलाए हैं। 9 सहायक मतदान केंद्र बनाने के लिए प्रस्ताव आयोग को भेजे गए हैं। कुल मिला के 18,83,000 मतदाता हैं, जिसमें 18 से 19 साल के 35,700 हैं। जेंडर रेशो 968 का है। ईपी रेशो 66.87 का है। पीडब्ल्यूडी मतदाता 22,100 हैं और अभी 80+ वाले को हमने चेंज करके 85 पे किया है, वो लगभग 6,500 के आसपास है। आगे बढ़ो। अब रायपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों की वापसी हुई। पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का निष्कासन आदेश रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी और बिलासपुर निगम महापौर राम शरण यादव की सदस्यता बहाल कर दी गई है। पीसीसी ने आदेश जारी किया है। विनय जायसवाल और राम शरण यादव को राहत मिली है। दोनों का निलंबन रद्द हो गया है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल, बिलासपुर महापौर राम शरण यादव का निलंबन रद्द कर दिया गया है। सचिन पायलट ने निलंबन रद्द किया है। अनुशासनहीनता के कारण इनका निलंबन हुआ था और अब इनके निलंबन को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दूं, बिलासपुर महापौर रामशरण यादव का निलंबन रद्द किया गया है। सचिन पायलट ने इन विधायकों का निलंबन रद्द किया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव सिंह लगातार रायपुर से मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। गौरव, ये जो विधायक है, इनके जो निलंबन के आदेश थे उनको रद्द कर दिया गया। सचिन पायलट ने ये आदेश जारी किया है निलंबन जो उनका था उसको रद्द करने का। क्या जानकारी है पूरे मामले में? देखिए आयुषी जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली, इसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान काफी जीते हुए विधायकों की सीट काटी गई थी, किसी और को मौका दिया गया था, जिसके चलते हार के बाद वे विधायक कांग्रेस पार्टी से काफी ज्यादा नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने अपना जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, बार बार दिल्ली जाकर शिकायतें की। इसके चलते ऐसी भी खबरें आ रही थी कि विनय जायसवाल किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अब फिर लोकसभा चुनाव है और ऐसे में उन्हें अपने सभी विधायकों की जरूरत है, जिसके चलते फिर से उनकी सदस्यता बहाल की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी सदस्यता बहाल करने से उन विधायकों से किस तरह से कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में मदद मिल सकती है। जी बिल्कुल गौरव, तो जो बागी विधायक थे उनके पहले निलंबन उनका कर दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं तो कांग्रेस को सभी की जरूरत है। उसके बाद अब उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया गया था, उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। गौरव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं भोपाल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस जल्द अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। 18 मार्च को कांग्रेस के टिकटों का ऐलान होगा। 18 मार्च को बचे हुए 18 प्रत्याशियों का ऐलान होगा। अब तक कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 18 मार्च को दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। तो 18 मार्च को बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक सीईसी की कांग्रेस की बैठक होगी। इसमें अंतिम मुहर लग जाएगी। बचे हुए 18 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान हो जाएगा। उम्मीद पूरी है कि बचे हुए 18 प्रत्याशियों के नाम 18 मार्च की इस बैठक के बाद सामने आ जाएंगे। दिल्ली में सीईसी की बैठक कांग्रेस की होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस जल्द अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो गया और अब कांग्रेस के जो बचे हुए 18 प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश में, उनके नामों की घोषणा होनी बाकी है। 18 मार्च को कांग्रेस की सीईसी की बैठक होगी। क्या लग रहा है, क्या इस मीटिंग के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब समय बेहद ही कम बचा है और जिस प्रकार से 19 अप्रैल को मतदान होना है और कई सीटों पे अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है, तो कल सीईसी की बैठक होगी दिल्ली में और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कल देर रात तक जो है कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। 18 सीटें बची हैं
और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है 18 सीटों में सिंगल नाम प्रदेश कांग्रेस से मांगे गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं जितेंद्र भगत सिंह, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष और उमंग सिंगार ने सिंगल नाम का पैनल बनाकर दिल्ली भेजा है, जिसपे कल मोहर लगाई जाएगी और मोहर के बाद जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कल देर रात तक कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से अब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, अब बचे हुए 18 प्रत्याशी मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस के उनके भी ऐलान सीईसी की बैठक के बाद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तैयारियां तेज हो गई हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जाएंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। राजनांदगांव ग्रामीण इलाके का दौरा करेंगे। राजनांदगांव ग्रामीण में कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की बैठक लेंगे। राजनांदगांव शहर इलाके में भी दौरा कर लेंगे ब्लॉक कमेटी की बैठक। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव सिंह लगातार रायपुर से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, किस तरह से अब लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे और खासकर राजनांदगांव में आज बैठक भूपेश बघेल करने वाले हैं, क्या कुछ कार्यकर्ताओं के बीच वो कहते हुए नजर आएंगे? के दौरान आम लोगों को और कांग्रेस पार्टी को भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे यहाँ के, उनसे काफी ज्यादा लोगों को उम्मीदें थी। कांग्रेस को भी भूपेश बघेल से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरह से हार का सामना विधानसभा में करने को मिला है उसके बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ और ज्यादा एग्रेसिव दिखती नजर आ रही है। जिस तरह से कल चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ और आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव जा रहे हैं, जहां से उन्हें लोकसभा चुनाव भी वहां से वो लड़ने वाले हैं और वहां वो जाकर कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे। वहां कार्यकर्ताओं को किस तरह से चुनाव की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे और क्या कुछ उन्हें कहेंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट इस बार जीतने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब लोकसभा चुनाव एक उनकी उम्मीद बची हुई कि किस तरह से वो छत्तीसगढ़ में अपना परचम फिर से लहराएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार कांग्रेस पार्टी किस तरह से लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट अपने नाम पकड़ सांसद दिल्ली भेजेगी। जी बिल्कुल, राजनांदगांव ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी वो दौरा करेंगे। लोगों की क्या उम्मीदें कांग्रेस से इस बार हैं, इसको लेकर क्या कोई जानकारी और उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए किस तरह के वादे या किस तरह की बातें भूपेश बघेल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, भूपेश बघेल इस बार पूरी तरह से चुनाव के लिए जुट चुके हैं। लगातार वे दौरे कर रहे हैं। आज राजनांदगांव जाकर वे आम लोगों से चर्चा करेंगे किस तरह से वहां की समस्याएं हैं और आज सबसे बड़ा बात यह है कि आयुषी जी की किस तरह से राजनांदगांव यहाँ 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह का गढ़ है। वहां अभी तक कांग्रेस को किसी भी तरह से जीत नहीं मिल पाई है। वहां रमन सिंह लगातार अपना परचम लहराते हुए हैं। अब ऐसे में उस स्थान पर जाकर भूपेश बघेल किस तरह से वहां के लोगों को कांग्रेस की तरफ खींचेंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल गौरव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा गौरव हमारे साथ। और चलिए अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। रायपुर से अगली खबर, जहां बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम बिगड़ा रहेगा। चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 4 दिन तक मौसम बिगड़ा रहेगा। 25 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, जबलपुर, सागर समेत 25 जिलों में यह अलर्ट जारी किया है। डिंडौरी, छिंदवाड़ा, मंडला में ओले गिर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, अलग अलग जगह 3 मौसम प्रणालियां बनी हैं। 25 जिले में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। 25 जिले हैं, भोपाल, जबलपुर, सागर समेत कुल 25 जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया। डिंडौरी, छिंदवाड़ा, मंडला में ओले गिर सकते हैं।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलभूषण सक्सेना मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलभूषण, 4 दिन मौसम बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है, 25 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बदलाव जो मौसम में देखने को मिल रहा है, उसके पीछे क्या कारण? देखिए, उत्तरी से जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से मध्य प्रदेश मौसम लगातार करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है और मौसम ने अचानक करवट ली है। देर रात भोपाल में भी काफी तेज आंधी तूफान था। इसके साथ ही छिंदवाड़ा और सिवनी में बारिश होने के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है। किसानों के माथे में चिंता की लकीर है क्योंकि उनकी जो खड़ी फसलें हैं वो खराब हो चुकी है। तो आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में तकरीबन 25 जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस ऑरेंज अलर्ट के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। 25 जिलों में अगर भोपाल संभाग, सागर संभाग, महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आज तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। जी बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में 4 दिन तक मौसम बिगड़ने की आशंका है। कुलभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बुलेटिन में मेरे साथ रायपुर से गौरव सिंह भी लगातार लाइव बने रहे। गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतने। प्रदेश की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।